प्यारे दोस्तों, आप सभी को डीके आज क्लासेस में स्वागत है। आज इतिहास की दुनिया कक्षा 9 का लेकर आ गए। अब जो भी न्यू व्यूअर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह आप अपने डीके क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। यह प्योर एनसीईआरटी का बुक है और इसमें जो भी एनसीईआरटी का फैक्ट इसमें से जो बचता है वो भी लास्ट में डाला हुआ है। और वीडियो अंत तक बने रहिए दोस्तों, भागिए नहीं। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह सभी एग्ज़ाम के लिए, जो कि ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है जो कि हम अपना सिलेबस ही अनुसार पढ़ें। कक्षा 9 इसमें टोटल 8 इकाई दिया। इतिहास दुनिया, भौगोलिक खोजें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, विश्व युद्धों का इतिहास, नाजीवाद, वन समाज और उपनिवेश, शांति के प्रयास, कृषि और खेतिहर। आज इसमें इकाई 1 स्टार्ट करेंगे भौगोलिक खोजे से। विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। इटली के यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबल खान के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया गया। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल समृद्धि प्रवृत्तियों का काल, या इस काल में ना तो व्यापार समृद्ध था और ना ही धर्म का। स्वरूपी पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प एवं अंधविश्वास युक्त था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण व्यापार भी सीमित था। मध्यकालीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है और समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी किनारे से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता है। दूसरा यानी कि दिशा सूचक यंत्र भी नहीं, या समुद्र में भटक जाने का भय बना रहता था। उस पर दिशा सूचक यंत्र नहीं रहता, इसलिए भटक जाने का भय लगा रहता था। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कस्तूनिया के मार्ग से होता था, परंतु 1453 में कस्तूनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना कठिन हो गया, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के लिए अधिक कर लेना शुरू कर दिया था और इसका हाल यूरोपियों ने ढूंढना शुरू किया। यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल। यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के। समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पत्तियों की जगह खांचा पत्ती विकसित हुई, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था। एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने का उपकरण तथा मानचित्र में भी सुधार हो चुका था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैराबल जहाज बनाए। इसी क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिम कोप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। 1492 में किस पोखर कोलंबस स्पेन द्वारा अमेरिका की खोज की। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के मलाबार तट केरल के कालीकट तक पहुंच गया, जहां स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया था। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई तथा इसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिला गया। 1492 में ही कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और धारण की पुष्टि हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज लगाया और धारण की पुष्टि हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की और साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। नई दुनिया। अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपीय द्वारा नई दुनिया कहा गया क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं थी। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, स्पेन की महारानी इसाबेला, इन दोनों शासकों ने भौगोलिक खोज में अहम भूमिका निभाई। नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार प्रमुख रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक सीमित था, परंतु अब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद, प्रशांत महासागरों ने लिया। भारत में यूरोपीय कंपनी की स्थापना का क्रम क्या है? पुर्तगालियों का आगमन 1498 ईस्वी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश 1731 स्वीडिश का। अभ्यास प्रश्न। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग अरबों से सीखा। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज डियाज बार्थोलोम्यूज ने किया था। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में हुई और कस्तूनिया का पतन 1453 में हुआ। अब विश्व का चक्कर जहाज से मैगलन ने लगाया था। इकाई 2। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। विश्व इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ जिन घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है उनमें यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज भी शामिल है। इनका उद्देश्य नए व्यापारिक मार्गों को विकसित करना था ताकि यूरोप अर्थव्यवस्था को वाणिज्य और व्यापार के मध्य समृद्धि बनाई जा सके। इसी क्रम में 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। पुनः अमेरिगो वेस्पुथी ने इस बृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अमेरिका इंग्लैंड का उपनिवेश था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव, मध्यम वर्ग का उदय, भौगोलिक दूरी, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में मतभेद, शतवर्षीय युद्ध का प्रभाव, जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति, तत्कालीन कारण बोस्टन चाय पार्टी, शतवर्ष युद्ध 1756-1763 इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। युद्ध की क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किए। इसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाए। स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखकों एवं प्रचारकों की अहम भूमिका रही और 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था बोस्टन चाय पार्टी। 1773 ईस्वी में चाय दुकान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक एकाधिकार प्रदान किया गया, जिसका उपनिवेश ने जबरदस्त विरोध किया। घटना में कुछ लोगों ने चाय से लदे गाड़ियों को लूट लिया और यही लोग आगे चल के बोस्टन चाय पार्टी का निर्माण किया। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह से आरंभ हो गया। और 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ तथा 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ, जो 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हो गया। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। परिणाम,
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजक रेखा के रूप में देखा जाता है। ब्रिटेन का कीमती उपनिवेश अमेरिका हाथ से निकल गया। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, जो 1789 ईस्वी में लागू किया गया, जिसमें महिलाओं का मताधिकार मिला और उत्तराधिकारी कानूनों को न्यायसंगत बनाया गया। और पहला लिखित संविधान अमेरिका ने दिया। संविधान अमेरिका ने दिया। अभ्यास प्रश्न। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन ने किया था। अष्टांग एक्ट 1765 में पारित हुआ। अष्टांग एक्ट कब पारित हुआ? 1765 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन था। अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ था। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? 1789 में लागू हुआ था। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने दिया। था। अमेरिका को स्वतंत्रता पेरिस संधि के द्वारा दिया गया। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन था। सतवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। लेजर फेयर मुक्त व्यापार का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया। एडम स्मिथ ने दिया। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिकी गणतंत्र हुआ तथा वहां मॉन्टेग्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिकी गणतंत्र हुआ तथा वहां मॉन्टेग्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। राइट ऑफ मैन की रचना थॉमस पेन ने की थी। यानी राइट ऑफ मैन या मैन की रचना किसने की? थॉमस पेन ने की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? बोस्टन चाय पार्टी था। इकाई 3 फ्रांस की क्रांति। कक्षा 9 का है। इकाई 3 फ्रांस की क्रांति। सन 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी, जिसने एक युग का अंत तथा दूसरे युग का आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर बल दिया। फ्रांस क्रांति 1789 में हुई। 1789 में। इसका नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। सन 1776 ईस्वी में शुरू हुआ अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। 1883 में ब्रिटेन के विरुद्ध उसके उपनिवेश की स्वाधीनता ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्रता वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। क्योंकि फ्रांस ने इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी, अतः अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आई। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण आर्थिक संसाधन की कमी तथा शासकों की फिजूल खर्ची ने फ्रांस की जनता पर अत्यधिक कर का बोझ डाल दिया और क्रांति के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। फ्रांस क्रांति का कागा निरंकुश एवं अयोग्य शासक बुर्बो राजवंश ने लुई 14 के शासन काल में समाज की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी, लेकिन उसके बाद के शासक अयोग्य सिद्ध हुए। 1774 में लुई 16वां गद्दी पर बैठा। उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी अतियोनियत यानी कि लुई 16वां जब शादी हुआ था राजकुमारी मेरी अतियोनियत के साथ हुआ, जो फिजूल खर्ची, उत्सव पर रुपये लुटाना, अपने सगे संबंधियों को ऊंचे पद देने की धारण वाली महिला थी। खर्च चलाने के लिए जनता पर करों का बोझ चलता था। लुई 14 की निरंकुशता का पता इस बात से चलता है कि वह कहा करता था, मैं ही राजी हूँ। यानी लुई 14वां कहावत था क्या? मैं ही राजी हूँ। सन 1614 ईस्वी के बाद 175 वर्षों तक कई संसद की बैठक नहीं बुलाई गई। फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज स्टेटस अर्थात श्रेणी में बांटा हुआ था, जैसे पादरी, अभिजात वर्ग और जनता। फ्रांसीसी समाज में कृषकों की स्थिति दयनीय। फ्रांसीसी क्रांति के विषय में यह कहा जाता है कि यह एक मध्यवर्गीय क्रांति थी।
फ्रांस का राज धर्म कैथोलिक था और प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले को कठोर सजा दी जाती थी। मोंटेस स्वयं ने अपनी पुस्तक विधि आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ में सरकार के 3 अंग कार्यपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पोषण किया। मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर सुधार चाहते थे, परंतु रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहता था। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा में राज्य को व्यक्तियों द्वारा निर्मित संस्था और समान इच्छा को संप्रभु माना, अतः वह जनतंत्र का समर्थक था। दिदरों के बृहद ज्ञान कोश में इनकाइलोपीडिया के लेखक ने फ्रांस के क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। फ्रांस 14 जुलाई को स्वतंत्र दिवस मनाता है और फ्रांस 14 जुलाई 1789 लुई 16 के नाम से राजा के शासन काल में फ्रांस आज़ाद हुआ था। लुई 16वां नाम राजा के शासन काल में फ्रांस आज़ाद हुआ। रूसो का सिद्धांत जनता की इच्छा मोंटेस्क्यू ने विधि की आत्मा पुस्तक लिखी। रूसो का सिद्धांत जनता की इच्छा मोंटेस्क्यू ने विधि की आत्मा पुस्तक लिखी। फ्रांस क्रांति के समय राजा लुई 16वां था। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता। फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई। फ्रांस की संसदीय व्यवस्था को स्टेटस जनरल कहते हैं। और जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था और जैकोबिन क्लब के सदस्य छोटे दुकानदार, कारीगर, छड़ीसाज, नौकर, दिहाड़ी मजदूर आदि थे। जैकोबिन क्लब पेरिस के कन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम से रखा गया था। इकाई 4 विश्व युद्धों का इतिहास। विश्व इतिहास में 1914 वर्ष एक ऐसे युद्ध के लिए उल्लेखनीय है जिसने संपूर्ण विश्व को अपनी आगोश में ले लिया। विश्व के लगभग तमाम देश इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। औद्योगिक क्रांति के बाद से ही बाजारों के विस्तार के लिए उपनिवेशों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ऐसे में पूर्व के साम्राज्यवादी आधिपत्य को चुनौती दिए बिना नए औपनिवेशिक क्षेत्र का निर्माण संभव नहीं था। इस दौरान में इटली, जर्मनी का प्रवेश बाद में हुआ, इसलिए इन्हें कम उपनिवेश हाथ लगे, लेकिन उनकी समाजवादी लिप्सा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 1914 ईस्वी तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका था। वह ब्रिटेन, फ्रांस को पीछे छोड़ दिया चुका था। जर्मनी को भी उद्योग के लिए कच्चे माल और फिर तैयार माल के लिए बाजार को आवश्यकता थी। 1905 में रूस जापान युद्ध में जापान के विजय से जापान की समाजवादी महत्वाकांक्षा और परवान चढ़ने लगी थी। 1912 में जर्मनी ने इम्परेटर नामक जहाज बनाया, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। इसके बाद जर्मनी इंग्लैंड के बाद दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। 1882 में एक त्रिगुट ट्रिपल एलायंस बना, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाई थी। इस त्रिकूट के विरुद्ध फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने 1907 ईस्वी में एक त्रिदेशीय संधि ट्रिपल एताद बनाई। 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मामूली घटना से हुई। अगर संपूर्ण यूरोप गुटों में न बांटा होता और कटुता एवं विद्वेष का माहौल पहले से व्याप्त न होता तो शायद यह घटना नहीं हो पाता। 18 जून 1914 को आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजोवा में हत्या हो गई। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और सर्बिया के शपथ मांगे रखी थी, और सर्बिया ने ऑस्ट्रिया को मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फलतः 18 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ
युद्ध की घोषणा कर दी और रूस ने सर्बिया को सहायता का वचन दिया था। इसी तरह से एक दूसरे के साथ सारे देश जुट करके प्रथम विश्व युद्ध में सहभागी बन गए। 1917 में रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ क्योंकि उस समय गृह युद्ध छिड़ गया था और नया सरकार बन गया था। बोल्शेविक सरकार नेता लेनिन था। अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना जर्मनी के यू नौका नामक पनडुब्बियों ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाज़ों को डुबाना शुरू किया, जिससे लुसितानिया नामक जहाज़ को डुबाने से अमेरिका की प्रतिक्रिया हुई क्योंकि उसमें अमेरिकी नागरिक सवार थे। अमेरिका ने मना करने पर भी जर्मनी ने अपनी कार्यवाही नहीं रोकी। तब अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वर्साई की संधि के साथ हुई, जिसमें जर्मनी की प्रतिष्ठा का हनन किया गया। मित्र राष्ट्र में था ब्रिटेन, अमेरिका और रूस। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? ब्रिटेन था, अमेरिका और रूस था। अधूरी राष्ट्र में था जर्मनी, इटली और जापान। जनवरी और जून 1919 के बीच विजयी राष्ट्रों मित्र राष्ट्र का एक सम्मेलन पेरिस उपनगर वर्साई में और फिर पेरिस में हुआ था। हालांकि इस सम्मेलन में 27 देश ने भाग लिया, लेकिन 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका निर्णायक भूमिका में शामिल थे। वर्साई की संधि में पराजित जर्मनी को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। संधि में जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साई की संधि से हुआ। और राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ। राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 में। नवीन विचारधाराओं हिटलर और मुसोलिनी का उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में नाजीवाद और फासीवाद का उदय हुआ। जर्मनी का हिटलर नाजीवाद का समर्थन था। इटली में फासीवाद के सिद्धांत के आधार पर मुसोलिनी ने सरकार बनाई। इटली के फासीवाद के सिद्धांत के आधार पर मुसोलिनी ने सरकार बनाई। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया, इसके कारण अमेरिका का प्रशांत महासागर स्थित बेड़ा जो वहां रखा गया तहस नहस हो गया, जिसकी वजह से अमेरिका ने 8 सितंबर 1941 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। अमेरिका ने जापान के विरुद्ध घोषणा कब किया था? 8 सितंबर 1941 को। अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। जापान ने 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ, जो 24 अक्टूबर 1945 को। अभ्यास प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी और 1917 में रूस प्रथम युद्ध से अलग हो गया था। रूस प्रथम युद्ध से कब अलग हुआ था? 1917 ईस्वी में। और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 में हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था 1945 में। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या बना था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। अधूरी राष्ट्र में से पहले समर्पण इटली ने किया था। इकाई 5 नाजीवाद। इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद तथा एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद की सरकार बनी। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के वरोना नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। एडोल्फ हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी 1914 से 18 की तरफ से लड़ा था। युद्ध में अभूतपूर्व वरीयता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। एडोल्फ हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी 1914-18 की तरफ लड़ा था।
युद्ध में वो भूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। हिटलर की प्रसिद्ध आत्मकथा मैन कैंप था। मैन कैंप उसे लेगा हिटलर। 1933 में जर्मनी को राजसंघ से अलग किया तथा हिटलर ने उसकी सदस्यता त्याग दी। वर्साई संधि का विच्छेद 1935 में हिटलर ने किया था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। जर्मनी की मुद्रा ड्यूस मार्क DM 2002 तक जर्मनी की प्राथमिक मुद्रा थी। बाद में यूरो हुआ। इकाई छो वन समाज और उपनिवेशवाद। भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति थी जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान एवं त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती थी। समाज और उपनिवेशवाद। भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान एवं त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में पाया जाता है। गोंड जनजाति जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। संथाल भारत की तीसरी जनजाति बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। संथाल जो है भारत की तीसरी जनजाति है जो बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। 18वीं शताब्दी के पहले तक ये जनजाति वन संपदा का प्रयोग अपने जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है, लेकिन ये भी बाद में उपनिवेशवाद का शिकार हो गए। आदिवासी लोग चैत्र शुक्ल तृतीय तिथि को उनका सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल मानते हैं, जो आज भी प्रचलित है। आदिवासी का आर्थिक जीवन वन्य समाज के आर्थिक जीवन का आधार कृषि था। वे जगह बदल कर घूमतू, झूम या पोडू विधि से खेती करते थे। जब उन्हें लगता था कि उनके खेत अब उपजाऊ नहीं रह गई है, तब वे नई जगह चले जाते थे। 19वीं शताब्दी के आते आते अंग्रेजों ने रेल की पटरी एवं रेल के डिब्बे की सीट बनाने के लिए जंगलों की कटाई शुरू कर दी, जिसमें आदिवासी जनजीवन पर कुठारा घात हुआ। डॉटिस बैडिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने सन 1864 में वन सेवा की स्थापना की तथा सन 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया। इसमें आदिवासियों के जंगल जाने पर रोक लगी। पहाड़ियाँ विद्रोह यह जाति युद्ध प्रथा थी। इनका निवासी स्थान भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में था। राजमहल की पहाड़ियाँ क्षेत्रों में अंग्रेजों ने मुखिया को जमींदार बनाया तथा अधिकारी ने वहाँ के लोगों का शोषण किया। इस विद्रोह का नेता तिलका मांझी था। यह भारत का पहला संथाली था जिसने परगना में न केवल जमींदारों का विरोध किया बल्कि अंग्रेज पर हिंसक कार्यवाही भी की थी। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। तिलका मांझी पहली बार कलेक्टर पर शस्त्र चलाने वाला पहला संथाल जिसने तीर एवं धनुष से 1784 में कलैलैड को जख्मी किया, फिर वह अंग्रेज अधिकारी मर गया। 1785 में हिंसात्मक कार्यों और अंग्रेज विरोधी नीति के कारण इसे गिरफ्तार कर भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर उसे फांसी दे दी। आज वह स्थान तिलका मांझी चौक है। तमार विद्रोह 1789 में छोटा नागपुर की उराव जनजाति ने किया। चेरा विद्रोह बिहार के पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपनी राजा के खिलाफ किया। शासक चूड़ामन राय। इस विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह था। चुआर विद्रोह। रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआर विद्रोह का झंडा बुलंद किया गया। चुआर विद्रोह बंगाल प्रांत में हुआ था। हो विद्रोह सन 1820 से 21 ईस्वी में छोटा नागपुर के ही सिंहभूम जिले में सबसे बड़ा विद्रोह हुआ और राजा जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया और वहां के आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया।
कोल विद्रोह की शुरुआत छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा उराव एवं अन्य जातियों द्वारा 1831 में हुआ था। कोल विद्रोह हुआ था, शुरुआत छोटा नागपुर क्षेत्र मुंडा उराव एवं अन्य जातियों द्वारा। भूमिज विद्रोह सन 1832 में बीरभूम के जमींदार पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। संथाल विद्रोह सिंधु कानू 1885 के नेतृत्व किया। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दमन एक कोह के नाम से जाना जाता था, सिद्ध ने अपने को ठाकुर का अवतार घोषित किया था। कंग विद्रोह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। विपत्ति या आपदा के समय कंध जाति के लोग के बीच मानव बलि प्रथा प्रचलित थी, जिसे 1837 में ब्रिटिश सरकार ने रोक लगाया और कंध विद्रोह का नेता चक्र बिश्नोई था। कंध विद्रोह का नेता चक्र बिश्नोई था। अभ्यास प्रश्न। भारत वन अधिनियम 1865 बना। भारत वन अधिनियम 1865 बना। तिलका मांझी का जन्म 1750 में हुई थी। चेरो जनजाति कहाँ का रहने वाली थी? यह पलामू था। किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाई? कोलो। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 342। झारखंड को राज्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 को मिला। 15 नवंबर 2000 को। और मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन करके 1 नवंबर 2000 को आदिवासी बाहुल क्षेत्र को एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बनाया। तिलका मांझी पहला संथाली था जिसने अंग्रेज पर हथियार उठाया था। तिलका मांझी पहला संथाली था जिसने अंग्रेज पर हथियार उठाया था। इकाई 7 राष्ट्र संघ। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 समाप्त हुआ तब दुनिया को लगा एक ऐसी संस्था है जो देश के बीच शांति स्थापित करे ताकि भविष्य में युद्ध ना हो। अतः 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्रसंघ की नींव पड़ी। इनका मुख्य श्रेय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है, जिन्होंने 14 सूत्री प्रस्ताव में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की। अनिवार्यता पर बल दिया। अतः 10 जून 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। राष्ट्रसंघ के सदस्य नो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। राष्ट्रसंघ के सदस्य नो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। राष्ट्रसंघ अंग नो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। नोट: अमेरिका इसके संस्थापक सदस्यों में था, परंतु इसने इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड हैग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय नीदरलैंड हैग में है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा। और संघ की सफलता प्लस विफलता घटा नो विफलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, इनका नामकरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ, इनका नामकरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक चिन्ह जैतून की डालियों के बीच विश्व का मानचित्र है। जैतून की डालियों। चार्टर: संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के विधान को चार्टर कहते हैं। इसमें 111 धाराएं हैं जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कार्यों का संचालन करता है। इसका निम्नतम सदस्य दक्षिणी सूडान है। 2011 में सदस्य बना। कुल सदस्य 193 था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। इसके 6 अंग हैं: आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रेग बेली थे। वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुतेरस है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 भाषाएं हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस एवं चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस एवं चीन है। अभ्यास: राष्ट्र संघ के सचिवालय के प्रधान कार्यालय जेनेवा में स्थित था। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ
किस सम्मेलन का परिणाम 1944 ईस्वी के संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित डम्बस्टन ओवल्स नामक स्थान पर हुई थी? और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की कल्पना वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य 193 है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कितने हैं? 193 है। इकाई 8 कृषि और खेतिहर समाज। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। हड़प्पा काल में राजस्थान के कालीबंगा में हल का प्रमाण मिला है। हड़प्पा काल में राजस्थान के कालीबंगा में हल का प्रमाण मिला है। बनमाली में मिला जौ उत्तम किस्म का था। लोथल के लोग 1800 ईस्वी में ही चावल उगाते थे। लोथल के लोग 1800 ईस्वी में ही चावल उगाते थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीबंगा में अनाज के बड़े बड़े कोठरों में जमा किया जाता था, जिसे अन्नागार कहा जाता था। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी के लोगों को जाता है, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से उद्भूत हुआ था। विश्व की 11% भूमि कृषि योग्य है, बल्कि भारत के 51% भाग कृषि प्रधान देश है। विश्व की 11% भूमि कृषि योग्य है, बल्कि भारत की 51% भाग कृषि प्रधान देश है। कृषि भारत के कुल राष्ट्रीय आय में लगभग 35% योगदान करता है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी 80% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। राज्य की 70% भूमि कृषि योग्य है, इसमें 60% शुद्ध बोए गए क्षेत्र है। बिहार में 4 फसल बोई जाती है। एक भदई फसल है जो मई जून में बोई जाती है। भदई फसलें मई जून में और अगस्त सितंबर में काटा जाता है। मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, उड़द, सनई। भदई फसलें जो मई जून में बोई जाती है और अगस्त सितंबर में काटा जाता है। मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, उड़द और सनई है। अगहनी फसलें, इसकी बुआई जुलाई अगस्त में होती है और यह नवंबर दिसंबर में तैयार हो जाता है। और यह जैसे धान, कुर्थी, तिल, आलू, तिलहन, सब्जी है। जो अगहनी फसलें जो है जुलाई अगस्त में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। यह धान है, कुर्थी, तिल, आलू, तिलहन, सब्जी है। रबी फसल, ये बसंत ऋतु की फसल है। बुआई अक्टूबर नवंबर तथा फसल तैयार मार्च अप्रैल में होता है और इसका है जौ, गेहूँ, चना, मटर। जौ, गेहूँ, चना, मटर। 4 में गर्मा फसलें, ये ग्रीष्मकाल फसल है। बुआई मार्च अप्रैल में होता है, कटाई जून में होता है। गर्मा फसलें, ये ग्रीष्मकाल फसल है। बुआई मार्च अप्रैल में होता है, कटाई जून में होता है। फसल नाम है धान, मकई, मूंग। धान, मकई और मूंग। बिहार में फसलों की विविधता फसलों को उनकी प्राकृतिक आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। बिहार में फसलों की विविधता फसलों को उनकी प्राकृतिक आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। खाद्य फसलें, धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार। खाद्य फसलें धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार है। बाजरा, चना, जौ, दलहन। खाद्य फसलें धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, जौ, दलहन है। व्यावसायिक या नकदी फसल पटसन, कपास, तंबाकू, आलू, तिलहन है। व्यवसायी या नकदी फसल पटसन, कपास, तंबाकू, आलू, तिलहन है। पेय फसल चाय, खेती, किशनगंज। पेय फसल क्या है? चाय, खेती यह किशनगंज में है। रेशेदार फसल यह कपास, जूट, रेशम। रेशेदार फसल कपास, जूट, रेशम है। फल आम, केला, चीनी। फल आम, केला, लीची। मसाले लाल मिर्च, लहसुन, हल्दी, धनिया। चावल धान बिहार के सर्व प्रमुख फसल है। जलवायु धन उष्णार्ध जलवायु की फसल है। इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब मिट्टी दोमट, केवाल, चीका। धान की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होता है? रोहतास जिला, रोहतास में। और जिला को बिहार का धान का कटोरा भी कहा जाता है, रोहतास जिला को। गेहूँ प्रमुख बिहार का दूसरा प्रमुख खदान है। और जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय, तापमान 10 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस, बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 20 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और वर्षा 50-75 सेंटीमीटर। मिट्टी हल्की दोमट मिट्टी। क्षेत्र रोहतास, पूर्वी चंपारण, सिवान,
है। मकई मकई के लिए या मक्का बिहार के खदानों में चावल और गेहूं के बाद तीसरे स्थान पर है। जलवायु गर्म एवं आर्द्र होता है चाहिए। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए मक्का के लिए। मिट्टी नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी होना चाहिए। और क्षेत्र सारण, सिवान इत्यादि। खेती का प्रकार। झूम खेती। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। पारंपरिक खेती मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर खेती है जिसमें वर्षा जल, देशी स्थानीय बीजों, गोबर की सड़ी गली खाद एवं परंपरागत कृषि यंत्रों जैसे हल, बैल, खुरपी, फावड़ा आदि का प्रयोग किया जाता है। गहन खेती। गहन कृषि या सघन कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है जिसे भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले कृषि क्षेत्र में किया जाता है। फर्टिलाइजर कीटनाशक का अधिक प्रयोग कर एक ही वर्ष में कम जमीन पर अधिक फसल लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाता है। मिश्रित खेती। जब फसलों को उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित खेती कहते हैं जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह उगाया जाता है तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। बागवानी खेती। बागवानी सफल उत्पत्ति ग्रीक के शब्द से हुआ जिसका शाब्दिक अर्थ है उद्यान की खेती। फलों, सब्जियों, मशरूम, कट, सजावटी फूलों और पौधे, मसालों, औषधियों और फसलों पर प्रमुख स्थान जिसमें किसान को फायदा होता है। बिहार में होने वाली व्यावसायिक फसल कौन सा है? केला। हाजीपुर, नवगछिया का इलाका खेती के लिए प्रसिद्ध है। केला, हाजीपुर, नवगछिया इलाका प्रसिद्ध है। लीची। मुजफ्फरपुर है, यह शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। गन्ना। पूर्णिया, सहरसा और पश्चिमी चंपारण। गन्ना के लिए पूर्णिया, सहरसा और पश्चिमी चंपारण है। दोस्तों, वीडियो का अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार कक्षा 10 का वीडियो पाने के लिए आप अपने DKS क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए। और जो भी न्यू व्यूवर है वह अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक पहुँचाइए जो कि उसे भी मदद मिल सके। चलिए दोस्तों, फिर अगली कक्षा 10 इतिहास की दुनिया 2 में मिलते हैं।